गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केएसएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं विजय श्यामा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र। आज आप लोग को डीएलएड 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समय सारणी, जो देखने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए अगर समय सारणी नहीं है तो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। यानी कि समय सारणी के बगैर हम कोई भी कार्य विद्यालय में नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि अगर हमारे कार्य करने का समय निश्चित नहीं है, किस कार्य को दिया जाने वाला समय कितना उपयुक्त होगा, अगर इस बात की जानकारी हमें नहीं है तो हमारा पूरा दिन जो है बीत जाता है, परंतु जो है हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। यानी कि समय का पूरी तरह से सदुपयोग करने हेतु समय सारणी की आवश्यकता होती है। तो आइए हम विद्यालय की समय सारणी के विषय में जानते हैं कि किस तरह से ये समय सारणी होती है और इसके किस तरह कौन कौन से उद्देश्य है। आइए हम समझते हैं बोर्ड के माध्यम से समय सारणी क्यों आवश्यक है। तो आइए हम समझते हैं, जो समय सारणी होती है वो एक तरह से पूरे विद्यालय जो ढांचा है हमारा, जो पूरा विद्यालय जो कार्यक्रम है उस पे क्या करता है, अपना एक नजर बनाए रखता है। कह सकते हैं इस विद्यालय का संपूर्ण जो आईना है वो क्या है, समय सारणी। यानी कि विद्यालय में होने वाले समस्त कार्यक्रम जो है समय सारणी के अनुरूप ही चलते हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन सी गतिविधियां इसमें होती हैं। तो जो समय सारणी होती है उसको बनाते समय जिन बातों का हम ध्यान रखते हैं उसमें सबसे पहले आता है कक्षागत गतिविधियां। यानी कक्षा से संबंधित जो गतिविधियां यहाँ पे चलाई जाती हैं वो समय सारणी में उसको सबसे पहले स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें हम ध्यान रखते हैं विषयों का क्रम, किस विषय को कौन से क्रम पे रखना है इसका हम ध्यान रखते हैं। दूसरा है कक्षाओं का संचालन, कि जिस विषय की भी कक्षा है वो उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है विषयों को दिया जाने वाला समय। जो भी विषय है, विषय अपनी जटिलता लिए हुए होते हैं और कौन सा विषय आसान है कौन सा विषय कठिन है वो उसकी जटिलताओं के आधार पर उसको समय प्रदान किया जाता है। किस समय हम जटिल विषयों को रखेंगे, कोई किस समय हम सरल विषयों को रखेंगे, इसके बारे में हम आपको आगे भी बताते हैं। ठीक है। फिर है समस्त विषयों का समावेश। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जितने भी पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उन सभी विषयों का जो है क्रमबद्ध ज्ञान आपको प्रदान किया गया या अथवा नहीं। अगर इसमें विषयों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि छूट जाएंगे और बच्चे को हम जो ज्ञान देना चाह रहे हैं उस ज्ञान में उस विषय की कमी हो जाएगी। समय सारणी को बनाते समय एक संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कक्षागत गतिविधियां और यहाँ है संपूर्ण गतिविधियां। अब संपूर्ण गतिविधियों में यहाँ पे छात्र हित निहित होता है और यहाँ पे शिक्षकों का हित निहित होता है, जिसमें हम देखते हैं शिक्षकों हेतु उपयुक्त समय। चूंकि शिक्षक जो है वो कठिन विषयों को पढ़ाने के पश्चात थकान का अनुभव करता है, अतः उसे थोड़ा सा ब्रेक भी मिलना चाहिए। किस तरह से वो उसको ब्रेक दिया जाए, आसान विषयों के लिए कौन से समय का प्रबंध किया जाए, उसके रुचि का भी ध्यान रखा जाए। इस तरह संपूर्ण जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत शिक्षकों को दिया जाने वाले उपयुक्त समय की बात की जाती है। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्थान। होता क्या है कि हम थ्योरी को पढ़ते 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 क्या होता है, थक जाते हैं, और जो शिक्षक है वो पढ़ाते पढ़ाते भी थक जाता है। उस समय उसके दिमाग को शांत करने के लिए उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है जिससे कि वो मनोरंजन कर सके। मनोरंजन के साथ साथ चूंकि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं तो खेल के में भी ज्ञान प्राप्त कर सके। इस तरह के आयोजन भी
जो है करने का काम जो है समय सारणी ही करती है। अगला है खेल कूद व भ्रमण। खेल कूद और भ्रमण के लिए भी स्थान मिलता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जो होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ जो खेल होता है इसमें किसी विषय का समावेश नहीं होता है, यानी कि खेल बच्चा अपनी रुचि के अनुरूप कर सकता है। भ्रमण जो है शैक्षिक टूर होता है। एक जो होता है जिसमें शैक्षिक टूर नहीं कराया जाता है, बच्चों को कुछ दिन के लिए जो है उनके दिमाग को शांत करने के लिए, उनके दिमाग को फ्रेश करने के लिए उनको ऐसे ही भ्रमण करा दिया जाता है, जिसमें कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑपरेट करके रहेंगे इसके बारे में जानकारी। आइए हम बात करते हैं कि जो समय सारणी है वो किन सिद्धांतों पे बनती है। तो एक उपयुक्त समय सारणी बनाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ही हम एक सही समय सारणी का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन पे हम एक सही समय सारणी का निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें देखिए, ये जो पहला सिद्धांत है छात्र हित संबंधी सिद्धांत। चूंकि वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसलिए यह छात्र हित का ध्यान रखना जो है अति आवश्यक है। छात्र हित ही सर्वोपरि है, इसको मान के यदि हम किसी समय सारणी का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चे के विकास में सहायक हो। दूसरा है रुचि और योग्यता संबंधी सिद्धांत। तो ये किसकी रुचि की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है छात्र की रुचि। तो छात्र की रुचि और योग्यता के हिसाब से जो है हम समय सारणी का निर्माण अगर करते हैं तो बच्चे का मन भी लगा रहता है और वो उसको बहुत जल्दी आत्मसात करने की कोशिश भी करता है। अगला है आयु अनुरूप समय सीमा का सिद्धांत, यानी कि बच्चे का जिस आयु वर्ग का बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा है, जैसे समय सारणी का निर्माण करते हैं समय हम ध्यान रखते हैं कि हम किस क्लास के लिए समय सारणी का निर्माण कर रहे हैं। लाइक 1 से 5 तक की समय सारणी जो होगी उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे की आयु है वो 6 से 14 वर्ष की है, या 6 से 8 तक की भी जो समय सारणी है वो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु वर्ग से संबंधित होती है। अतः वहां हम इस तरह की समय सारणी का निर्माण करेंगे जिससे कि उस आयु वर्ग के बच्चे को कंटेंट को समझने में किसी भी तरह की असुविधा न हो, यानी कि बच्चा आसानी से चीजों को जब समझेगा तभी जो है क्या करेगा, उसमें उसका विकास हो पाएगा। अगला है मौसम संबंधी समय परिवर्तन सिद्धांत। जैसा कि हमारे देश में विभिन्न तरह के मौसम जो है आते रहते हैं, उसी हिसाब से समय सारणी का भी निर्माण करना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय अपने समय सारणी के निर्माण में इस बात का सदैव ध्यान रखता है कि अगर सर्दियों का मौसम है तो सुबह सुबह उसको लिखने उठने वाले जो कार्य हैं वो ज्यादा न कराया जाए। जब बच्चा घर से आता है तो वो कई कठिनाइयों का सामना करते हुए आता है, स्नान करके आता है, रास्ते में आता है तो उसे हवा भी लग जाती है, तो इस समय उसके बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट जब आ जाती है तो वो चीजों को अच्छे से कैप्चर करता है। तो मौसम संबंधी जो समय परिवर्तन का सिद्धांत है वो यही बताता है कि बालक की सुविधाओं का भी आप ध्यान रखेंगे और उस सुविधाओं में मौसम का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसको भी दृष्टिगत रखते हुए यदि आप किसी समय सारणी का निर्माण करते हैं तो वो बच्चे के विकास में उपयोगी होगा। अगला है मानसिक योग्यता शारीरिक योग्यता संबंधी सिद्धांत। इसमें भी वही है कि बच्चे की एक लिमिट होती है किसी भी चीज को ग्रहण करने की। जैसे हम किसी चीज को सुनते हैं तो जब तक हमारा इंटरेस्ट उसमें बना रहता है तब तक वो चीजें हमको अच्छा आसानी से समझ में आती हैं, और जब हम उसमें बोरियत का अनुभव करने लगते हैं तो चीजें भी हमको समझ में नहीं आती हैं। तो बच्चे की
मानसिक रूप से ग्रहण करने की एक सीमा है, यानी कि 30 मिनट की क्लास में बच्चा जो है बोर नहीं होता। लेकिन अगर समय सीमा इससे बढ़ा दी जाए, अगर 1 घंटे की क्लास रखी जाए या 1.5 घंटे की क्लास रखी जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका अधिगम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि हम उम्मीद करते हैं। अगला है अध्यापक हित व कठिनाई संबंधी सिद्धांत। यहाँ पे हम छात्र की बात नहीं कर रहे हैं, अध्यापक भी चूंकि मानव ही है और उसे के अंदर भी थकान आती है, वो उसके अंदर भी रुचि होती है, उसके भी मानसिक एक क्षमता है। इसको भी ध्यान रखते हुए यदि हम समय सारणी का निर्माण करें तो बच्चा भी आसानी से समझेगा और शिक्षक भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा। अगला और अंतिम है कार्यभार का समान वितरण। ऐसा न हो कि विद्यालय में किसी शिक्षक को ज्यादा कार्य दिया जा रहा हो और किसी शिक्षक को कम। यह उस प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि समय सारणी में प्रत्येक शिक्षक को समान रूप से कार्य का वितरण करे, जिससे कि शिक्षा कार्य भी जो है सुगमता से चलता रहे और प्रत्येक अध्यापक को उसके प्रत्येक अध्यापक को समान कार्य मिलता रहे, जिससे आपसी मतभेद भी न हो और जो शिक्षक हैं उनके अंदर भी किसी भी तरह की भावना, गलत भावना का समावेश न हो। आइए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक अच्छी समय सारणी बना रहे हैं तो उसमें जो विषय है, विषयों का क्रम क्या होना चाहिए और किस तरह से विषय किस आयु वर्ग, किस कक्षा के लिए हम बनाएंगे। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से एक प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतु एक समय सारणी का निर्माण किया गया है। इसमें किन बातों का ध्यान रखा गया है। चूंकि जो पहला घंटा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पहला घंटा है वो हिंदी का रखा गया है। हिंदी चूंकि आसान भाषा होती है, उसमें वर्णमालाओं का ज्ञान, कहानियां, कविताएं इत्यादि सुनाई जाती हैं, अतः यह थोड़ा सा रोचक होता है और लिखने का काम इसमें कम होता है। यानी कि दिमाग जो है बहुत ज्यादा चीजों की जटिलताओं की तरफ नहीं जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हिंदी विषय का पहला पीरियड रखा गया है। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा पीरियड है गणित का। जब बच्चा थोड़ा सा सहज हो जाता है, यानी कि पहले पीरियड में बच्चा थोड़ा सहजता उसके अंदर नहीं होती क्योंकि तुरंत आया हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सहज हो जाता है तो उसको कुछ जटिल मानसिक योग्यता वाले विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आता है गणित, ताकि वो उसकी जटिलताओं को आसानी से समझ सके, क्योंकि अब वो सहज हो चुका है। जब बच्चा यहाँ पे मानसिक थकान का अनुभव करने लगता है तो उसे हम एक ऐसा विषय पढ़ाते हैं जो इससे कम कठिन होता है, यानी कि हमारा परिवेश। अब हमारा परिवेश में बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण, विज्ञान और इतिहास इन सब के विषय में पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो सुनने का कार्य ज्यादा करता है, लिखने का काम करता है। यहाँ कहानी के हिसाब से जो है वो पढ़ता है, जिससे कि उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बच्चे को यहाँ पे हम तीसरे पीरियड में थोड़ा सा आराम दे दिए और आराम देने के बाद हम उसको गिनती और पहाड़ों को याद करने के लिए कहते हैं। ये चौथा पीरियड है और चौथे पीरियड में बच्चा जो है गिनती पहाड़ों को याद करता है, यानी कि रटने का जो कार्य है वो चौथे पीरियड में रखा गया है। जब यहाँ बच्चा पढ़ा भी, मानसिक जटिलताओं को से संबंधित जो विषय था गणित, उसका अध्ययन कर चुका, यहाँ पे इतिहास से संबंधित जो व्याख्यान थे उनको भी सुन चुका। अब क्या होता है कि वो रटने पे बल देता है, यानी कि गिनती पहाड़ा उसको रटाया जाता है। यहाँ के बाद जो माना जाता है कि बच्चा पूरी तरह से थक गया। अब जब बच्चा थक जाता है तो उसको एक अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उस समय उसका लंच टाइम हो जाता है, यानी कि मध्यांतर हो जाता है। और मध्यांतर के बाद जो है बच्चा अपने आप को फिर से रिस्टोर करता है। और अब चूंकि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद क्या होता है, आप देखिए जो आयु वर्ग है वो 6 से
14 वर्ष है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये आयु वर्ग जो है 6 से 14 वर्ष का है, अतः जब खा लेता है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो अगले जो 5वीं, 6वीं और 7वीं के जो पीरियड हैं उसमें पहले उसको सुलेख लिखवा दिया जाए। यहां पे वो जल्दी जल्दी अपने कार्य को कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे होता है ना कि बच्चे को हम लालच देते हैं कि भाई ये काम कर दो, उसके बाद हम तुम्हें खेलने जाने देंगे। तो यहाँ खाना खा के आ गया, खाना खा के आने के पश्चात जो है हमने उसको कहा कि सुलेख लिखो, 1 पन्ना सुलेख आप लिख के मुझे दिखाओ, उसके बाद हम तुमको खेलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ बच्चा बड़ा हंसी खुशी जो है आता है और 1 पन्ना सुलेख लिखता है और उसके बाद 6वीं और 7वीं दोनों पीरियड में खेलता है। उसके बाद अवकाश हो जाता है, बच्चा अपने घर चला जाता है। चूंकि 6 दिन होते हैं तो 6 दिन में हम कार्यों को किस तरह से बांटते हैं, इसमें आइए देखें। पहले दिन हम उसको सोमवार, मान लीजिए यहाँ पे सोमवार का दिन है, तो सोमवार को हमने उसको हिंदी और इस तरह से पढ़ाया। हम क्या करते हैं, मंगलवार को हम उसके विषयों के क्रम में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हम गणित उसको पहले पढ़ा दिए। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन तक सेम विषय को रिपीट कर दिया जाता है। वो देखा जाता है कि मौसम कैसा है। मैंने आपको बताया था कि मौसम के हिसाब से समय सारणी में भी परिवर्तन किया जाता है। तो सब्जेक्ट, विषय की जटिलताओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो बहुत जटिल अगर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो तो वहां पे दूसरे दिन ही हम क्या करेंगे, हिंदी को हिंदी की तरह से डाल देंगे। अगर उतना जटिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे दिन गणित कर दिया, फिर हिंदी कर दिया, फिर हमारा परिवेश कर दिया, फिर गिनती पहाड़ा कर दिया और फिर उसको सुलेख दे दिया। यहाँ पे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की लेखन जो शैली है उसको सुधार करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अतः उसके लिए सुलेख अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपके हस्तलेखन को लेकर आपको कोई कमेंट करता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको अफसोस होता है कि हमने बचपन में पढ़ाई नहीं की, बचपन में सुलेख नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि बचपन में अगर बच्चों को इसका अभ्यास कराया जाता है तो उसकी हैंडराइटिंग जो है स्पष्ट होती है। सुडौल हो शब्द की जो रचना करता है, सुडौल शब्द रचना करता है और जो स्पष्ट आदमी को पढ़ने में आ जाता है। ठीक है, तो हम 2-2 दिन के हिसाब से विषयों को बांट लेते हैं। गणित, हिंदी, हमारा परिवेश, गिनती पहाड़ा। दूसरे दिन भी हमने गणित, हिंदी, हमारा परिवेश, गिनती पहाड़ा। तीसरे दिन फिर हम पहले दिन को रिपीट कर देते हैं, यानी कि फिर हिंदी ले आए, फिर गणित ले आए, फिर हमारा परिवेश ले आए, फिर गिनती पहाड़ा और आगे सुलेख और खेलकूद वैसे ही रहने देते हैं। इसी तरह से करके हम 6 दिन विषय की जटिलताओं और बच्चे की मानसिक योग्यता, उसकी क्षमता, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो समय सारणी का निर्माण करते हैं वो निश्चित रूप से बच्चे के अधिगम में प्रभावी होता है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके विषय में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।